Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are very well and fine, and you are very eager to know the further knowledge of what phylum Annelida. Today we want to discuss the remaining topics of this very phylum, that is the annelids. और मेरा ख्याल है कि आप ये बात अभी तक नहीं भूले हैं कि फाइलम एनेलिडा में हम लोग सेगमेंटेड वर्म्स का जिक्र कर रहे हैं, और मैंने आपको बोला था कि इस वर्म के खत्म होते ही हमारी जो वर्म्स वाली क्लास है वो भी खत्म हो जाएगी. सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड. हाय डियर ज़ूलॉजिस्ट्स, यू नो वी आर कंटिन्यूइंग विद द फाइलम, और जो हमारा टॉपिक है आज वो स्केलेटन एंड लोकोमोशन है. इस पर्टिकुलर फाइलम में वी आर ऑब्जर्विंग अ ग्रेट डाइवर्सिटी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्केलेटन की बात करूं तो ऑल दो इनके पास सिर्फ एक ही स्केलेटन है, एंड दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन. हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन. अब अगर आप इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैविटी को देखें तो हम उसे क्या नाम देते हैं? सिलोम. एंड दैट वेरी कैविटी इज फिल्ड विद अ फ्लूइड. ठीक है, and this particular fluid is basically enclosed in the coelom. It means it can never escape from any side. ठीक है, अब इस particular fluid के ऊपर हम दो किस्म की फोर्सेस लगा सकते हैं. अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि इस पर्टिकुलर ग्रुप के एनिमल्स के पास दो किस्म के मसल्स हैं, तो हमें बेसिकली वो भी यहाँ लिखने हैं ताकि हम उनको आपस में रिलेट कर सकते हो. राइट, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मसल्स. वन ऑफ देम are called as longitudinal muscles, और आपको ये बात बिल्कुल पता है कि हर वो मसल जो बॉडी की लेंथ के पैरेलल चल रहा है that is called as longitudinal muscle. On the other hand, वो वाला मसल जो बॉडी की लेंथ के एट राइट एंगल रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है, हम उसे क्या नाम देते हैं? डेफिनेटली सर्कुलर मसल्स. राइट, तो कहने का मतलब मेरे पास बेटा ये है कि ये दो किस्म के मसल्स एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं. और आपको ये वाली बात भी याद है, ग्रेड 10 में आपकी बात पढ़ के आए हैं कि अगर मसल का एक पेयर एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहा हो लेकिन एक दूसरे की वर्किंग को सपोर्ट कर रहा हो तो हम ऐसे मसल्स को एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल बोलते हैं. तो यस, दीज पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स दे बेसिकली वर्क इन एन एंटागोनिस्टिक फैशन. राइट, अब जब ये वाले लुक एट दिस पर्टिकुलर एनिमेशन, तो आपको नजर आ रहा है कि जब हमारे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस एनिमल की लेंथ में कमी हो रही है लेकिन विड्थ इंक्रीज हो रही है. राइट, अब इस पर्टिकुलर फ्लूइड के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई. राइट, दिस पोटेंशियल एनर्जी विल टेंड टू मूव इनवर्ड. राइट, बिकॉज कि जब ये वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो वाली फोर्स किस पे लगाएंगे? इस पर्टिकुलर फ्लूइड पे. और अगर हम अगले मोमेंट पे सर्कुलर मसल्स को क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट, और लॉन्गिट्यूडनल मसल को क्या करेंगे? रिलैक्स. तो ये वाला फ्लूइड क्या करेगा कि ये लॉन्गिट्यूडनल वे में अपनी फोर्स लगाएगा और इससे इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को अपनी एक्सपेक्टेड लेंथ से बहुत ज्यादा लंबा होने का मौका मिलेगा. राइट, तो इस पर्टिकुलर सर्कुलर मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने से और लॉन्गिट्यूडनल मसल के रिलैक्स होने से एनिमल की लेंथ में बहुत ज्यादा क्या हो गया? इजाफा हो गया. अब अगली दफा क्या होगा स्टूडेंट्स? जाहिर हम पहले वाले प्रोसेस रिपीट करेंगे. हम सर्कुलर मसल्स को रिलैक्स करेंगे और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. तो इस तरीके से एनिमल फैल के लंबा होके, फैल के और लंबा होके, फैल के और लंबा होके एक खास डायरेक्शन में मूव करता रहता है. ऐसे लगता है कि जैसे ये वाला ऑर्गेनिज्म आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली अबाउट अर्थवर्म, कि जैसे वो जमीन के सर्वे पे निकला हुआ है. राइट, तो इस किस्म की मूवमेंट में हेल्प कर रही है उसका हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, और डेफिनेटली उसकी बॉडी के दो टाइप ऑफ मसल्स, जिसमें से एक का नाम क्या था? लॉन्गिट्यूडनल, और दूसरे का नाम क्या था? सर्कुलर. लेकिन हमारे पास ऐसी भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि जाहिर है मूव करते हैं बाय मींस ऑफ देयर सकर्स. आप एग्जांपल ले सकते हैं इस पर्टिकुलर हेरोडिनिया की. अगर आप इस हेरोडिनिया को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये इसके पास दो डिस्क हैं. एक का नाम है मेरे पास
एनल डिस्क, एक का नाम मेरे पास क्या है ओरल डिस्क। तो ये अपनी डिस्क की मदद से अपनी बॉडी को फ्लेक्स करके, स्ट्रेट करके, अंडुलेट करके मूव कर सकती है, नॉट ओनली इनटू द मीडियम बट ऑल्सो ऑन द बॉडी ऑफ इट्स होस्ट। तो ये बातें हैं इस पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में जिसे हम क्या बोलते हैं, एनालिट्स। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब माय डियर स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल, वो ये है कि ये वाले ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अपने जैसे और ज्यादा पैदा कर रहे हैं, राइट। तो अगर मैं इन ऑर्गेनिज्म की बात करूं, इनकी डिफरेंट क्लासेस की बात करूं, तो हम नेक्स्ट कॉलम में बड़ी डिटेल से कंपेयर करेंगे इनको। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताना चाह रहे हैं कि दीज ऑर्गेनिज्म दे कैन कैरी आउट रिप्रोडक्शन बाय टू मीन्स, वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल मेथड। और जब हम बात करते हैं एसेक्सुअल, इट मीन्स के वी आर इन नीड ऑफ ओनली वन ऑर्गेनिज्म, राइट, दैट मे बी द मेल, दैट मे बी द फीमेल, दोनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं इसके 2 पीस कर दूं या 4 पीस कर दूं और ये चारों फिर क्या करें, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स में कन्वर्ट हो जाएं, तो डेफिनेटली हमने एक ऑर्गेनिज्म से 2 या 4 ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर लिए हैं ऑफ इट्स ओन टाइप, तो हम इसे क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन। और एक ऐसा मेथड जिसमें हम ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट्स को ही यूज कर रहे हैं टू क्रिएट द न्यू ऑर्गेनिज्म, this method is called as none other fragmentation। और जो fragmentation है उसको जो प्रोसेस असिस्ट कर रहा है, it is definitely what? Yes, regeneration। तो ये जो 2 मेथड्स हैं ये डेफिनेटली इस्तेमाल होते हैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में। फॉर एग्जांपल लुक एट दिस पर्टिकुलर, आप देख रहे हैं कि दिस पर्टिकुलर नॉटी बॉय इज गोइंग टू डिवाइड this particular Fatima into 2 pieces। ये मरेगा नहीं because you know कि ये body, ये organism कैसा segmented है, and it has got huge number of neoblasts, and you know neoblasts they are modern synthesizers, right? Neo means modern, blast means maker or cells। तो ये वाले cells तमाम की तमाम body parts को दोबारा से रिपेयर कर देंगे, और जाहिर है जो head region है वो अपने tail बना लेगा और tail region अपना head बना लेगा। तो this is the method of asexual reproduction। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम डिफरेंट क्लासेस जो कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि बाज़ जगहों पे ऑर्गेनिजम्स दे आर यूनिसेक्सुअल, ठीक है, और बाज़ जगहों पे जो ऑर्गेनिज्म है दे आर बाइसेक्सुअल। व्हेनेवर वी से बाइसेक्सुअल, इसका मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स have got the both sex organs being testes and the ovaries, for example, in the same organism, we also call them as hermaphrodites, right? तो इनमें ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं और ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं, लेकिन whatever the case may be, fertilization is always external। अगर हम लोग बात करेंगे इनकी fertilization की, तो it is always external। ये बॉडी पार्ट इंटरनल के डेवलप नहीं हुई ऑर्गेनिज्म के अंदर, एंड देन दिस पर्टिकुलर फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली क्रॉस फर्टिलाइजेशन, यानी कि नेचर में हमेशा जेनेटिक वेरिएबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन को ही सपोर्ट किया गया है। तो यहां पर भी प्रेफर्ड फर्टिलाइजेशन इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन। फिर वही बात रिपीट कर रहा हूं, जब हम क्लासेस पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जरूरी नहीं है कि सारी क्लासेस में लार्वी बने ही। इसका मतलब ये होगा कि अगर लार्वी बनेंगे तो उनका नाम मेरे पास क्या होगा, ट्रोकोफोर लार्वी। So what is the name of their larvae? Answer is trochophore larvae। लेकिन जाहिर है आप अब तक इतनी क्लासेस पढ़ गए हैं, आपको ये बात पता चल गई होगी कि लार्वी हमेशा उस वक्त बनेगा जब डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगी। अगर डेवलपमेंट मेरी एक ही स्ट्रेच में हो रही है तो जाहिर है उस वक्त हमें लार्वी की जरूरत नहीं है। और आमतौर पर लार्वी हम तभी बनाते हैं जबकि एग में स्टोर्ड एनर्जी डेवलपमेंटल स्टेजेस को एक ही स्ट्रेच में कंप्लीट करने के लिए क्या होगी, इनसफिशिएंट होगी, राइट। लेकिन अगर एग में अमाउंट ऑफ द फूड काफी ज्यादा स्टोर है तो फिर एक ही स्ट्रेच में डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी। सो इनकी कुछ क्लासेस क्या कर रही हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट शो कर रही हैं, और कुछ क्लासेस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो कर रही हैं, और जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करेंगी वो हमेशा ट्रोकोफोर लार्वी ही बनाएंगी, राइट। एंड यूजुअली ट्रोकोफोर लार्वी दे आर वेरी वेरी एक्टिव स्विमर्स, तो वो स्विम कर सकते हैं जिससे उनके सर्वाइवल के चांसेस डेफिनेटली इंक्रीज हो जाते हैं। सो नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट थिंग, एंड दैट वेरी थिंग इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल रोल। बहुत सारे रोल हैं, लेकिन जाहिर है मुझे हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरी ख्वाहिश है कि मैं सिर्फ वो बातें कहूँ जो आपकी बुक में है। तो इसका जो पहला रोल है वो ये कि इस पर्टिकुलर
फाइलम का बहुत फेमस एग्जाम्पल और रिप्रेजेंटेटिव दैट इज अर्थवर्म। मैं अगर इसकी बात करूं, मैं डेलिबरेटली इसको ब्लू से लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो कि दिस पर्टिकुलर कलर इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द फ्रेंडशिप, राइट। तो ये फार्मर्स फ्रेंड है, कौन? अर्थवर्म, इसलिए मैंने इसको ब्लू से लिखा है एंड इट इज बेसिकली फार्मर्स फ्रेंड। और जब मैं फार्मर्स फ्रेंड की बात करता हूं, इसका मतलब है कि वन वे और द अदर दिस वेरी ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अब फर्टिलिटी ऑफ सॉइल किसी किसे इंक्रीज करेगा? 2-3 वे से इंक्रीज करेगा। आइए देखते हैं कैसे। नंबर 1, सबसे पहली बात माय डियर स्टूडेंट्स ये है कि ये वाला ऑर्गेनिज्म मींस अर्थवर्म, ये जमीन में बरोइंग करेगा। तो जब कभी भी ये जमीन में बरोज बनाएगा तो ये वो टनल्स प्रोवाइड करेगा कि जिसके जरिए से सॉइल की एयरेशन बढ़ेगी। ये हो गया हमारे पास पहला पॉइंट। फिर नंबर 2, उन पर्टिकुलर बरोज के थ्रू अगर मैं वाटर लगाऊंगा तो जाहिर है वाटर ज्यादा डीपर रीजन तक अवेलेबल होगा हमारी सॉइल के अंदर। और थर्ड बात ये है कि ये जमीन में जब बरोइंग करते हैं तो ये जमीन की लोअर सरफेसेस पे इकट्ठे हो चुके, आई एम यूजिंग द वर्ड इकट्ठे, इट इज नॉट इकट्ठे जैसे आमतौर पे हमारे मीडिया में दिखाया जाता है, वर्ड इज इकट्ठे, राइट। तो जब ये हमारे मिनरल जमीन की डीप लुक एट दिस इमेज, जमीन के डीपर रीजन में इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर इनको जमीन की सरफेस पे दोबारा सिर्फ और सिर्फ ये एनिमल ही ला सकता है। और जब ये हमारी जमीन के लोअर सरफेस को ऊपर लेके आएगा तो डेफिनेटली without adding further what fertilizers we can have the better yield from this particular crop। तो इस तरीके से ये हमारे substances को लोअर लेवल ऑफ ग्राउंड से टॉप सॉइल तक लेके आता है। ये उसका थर्ड वे है फर्टिलिटी इंक्रीज करने का। ये तो हुई हमारे फार्मर की बात। क्या ये किसी तरीके से ज़ूलॉजिस्ट हेल्प भी कर सकता है? तो यस, वो लोग जिनका ताल्लुक एनिमल के साथ है, दे नो दिस थिंग वेरी वेल। खास तौर पे जो हमारे फिश रेंगलर्स होते हैं, फिश हंटर्स होते हैं, मैं उनकी बात करूं जो फिशिंग कर रहे होते हैं, आपको ये बात पता है कि उसमें एक चीज इस्तेमाल बोलते हैं बेट, राइट। तो उस पर्टिकुलर केस में ये जो हमारा क्या है, जनाब हमारा अर्थवर्म, इट इज एन एक्सीलेंट बेट, ठीक है। और इस पर्टिकुलर बेट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू इंक्रीज द चांसेस टू कैप्चर द फिशेस, राइट। फिर इसके अलावा आजकल हम अर्थवर्म को एक और वे भी यूज कर रहे हैं, वो ये कि अगर हम लोग अर्थवर्म की फार्मिंग कर लें, ये लेटेस्ट कॉन्सेप्ट चल रहा है मेरे पास, अगर मैं इनकी फार्मिंग कर लूं तो बजाय इसके कि अगर हम इस पर्टिकुलर अर्थवर्म की फार्मिंग कर लें, राइट, तो हमें क्या पता चलेगा कि बजाय इसके कि मैं फिश को फूड बनाऊं अपनी पोल्ट्री की, तो क्यों ना ऐसा हो कि मैं इस पर्टिकुलर अर्थवर्म को सेंड करूं किसके पास? पोल्ट्री के पास। तो पोल्ट्री की जो हमारी प्रोटीन की कंपोजिशन है वो भी बेहतर होगी और प्रोटीन जो तैयार हो रही है हमारी पोल्ट्री से वो भी चीपर हो जाएगी। और फिर दूसरी बात यह है कि जब आप इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को कल्चर करोगे, फार्मिंग करोगे इसकी, तो जाहिर है फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल भी इंक्रीज होगी। तो इस तरीके से जाहिर है ये हमारी प्रोडक्शन ऑफ फूड को इंक्रीज कर सकता है, नॉट ओनली यील्ड की सेंस में बल्कि क्वालिटी और क्वांटिटी की फॉर्म में भी। देखना यह कि ये वाले ऑर्गेनिज्म, एक और टॉपिक जो मैं डेलिबरेटली चाहता हूं कि मैं यहाँ पे ऐड करूं जो आपकी बुक का पार्ट इनफैक्ट नहीं है, कि ये वाले ऑर्गेनिज्म कितने पुराने हैं, राइट। तो जब हम लोगों ने इन ऑर्गेनिज्म के फॉसिल रिकॉर्ड को देखा तो मुझे ये पता चला कि ये वाले ऑर्गेनिज्म तकरीबन 5.4 या सिंपली कह सकते हैं कि 5.5 मिलियन ईयर्स ओल्ड हैं, ठीक है। तो ये उस वक्त की बात है कि जब हमारे पास 3 किस्म का एनवायरनमेंट था, एक्वेटिक, या फिर मेरे पास कौन सा था, टेरेस्ट्रियल, और या फिर मेरे पास बरोइंग बॉटम्स ऑफ द ओशन थे। तो इन बरोइंग बॉटम ऑफ द ओशन में इन ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को बहुत सक्सेसफुली क्या किया, बरो किया, और बरो करने के बाद अपनी सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ाया। तो हम अपनी फॉसिल रिकॉर्ड के बाद में ये क्या चाहते हैं कि दे आर अबाउट 5.5 million years older. Last but not the least is the classification of this very phylum. तो हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन
of annelids. My dear students, आप लोगों की क्लास, आप लोगों की बुक में हमारे पास 3 डिफरेंट क्लासेस दी गई हैं. उनमें से वेरी फर्स्ट क्लास इज पॉलीकेटा. वेरी फर्स्ट क्लास इज दिस वन, जैसे मैं ऑलरेडी लिख के बैठा हूं आप लोगों के लिए, दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलीकेटा. दूसरी जो मेरे पास क्लास है उसका नाम क्या है? ओलिगोकीटा. दैट इज समवेयर हियर. यस, यू आर राइट. ये कहीं इस जोन में लोकेट कर रही है. व्हाट? ओलिगोकीटा. मैं डेलिबरेटली इसको दूसरे कलर से लिखा है. एंड थर्ड क्लास इज हेरोडीना. हेरोडीनिया क्लास है, हेरोडीनिया. और इस हेरोडीनिया क्लास का हमने ब्लैक से रिप्रेजेंट किया हुआ है. Whenever we want to classify the organisms, definitely we have to compare the things. तो मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए और आपके कॉन्सेप्ट को एनहांस करने के लिए मैंने हर क्लास को इस हेड में कंपेयर किया है. नंबर 1 इज सेगमेंटेशन. सेगमेंटेशन. तो तीनों क्लासेस के पहले हम सेगमेंटेशन को आपस में कंपेयर करेंगे, फिर हम उनके हेडिजन्स को देखेंगे. देन वी शैल डिस्कस अबाउट देयर सेक्सेस, then we shall discuss about their locomotion, and then we shall discuss about their, you can say, habitat and the larvae and the examples. So very realistic and logical comparison of the 3 classes. और फिर why we are capable of making 3 distinct groups. तो पहली क्लास है मेरे पास क्या? पॉलीकीटा नेम इंडिकेट कर रहा है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में पॉली का मतलब है डेफिनेटली मोर देन 1, और कीटा मेरे पास क्या है? इसके ऑर्गन्स हैं. व्हाट? लोकोमोटरी ऑर्गन्स. तो इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? पॉलीकेट्स. तो इसके कंपैरिजन पे अगर मैं देखता हूं ओलिगोकीटा की, तो इसके अंदर आप लोगों को ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन एक सेगमेंट के ऊपर सिर्फ एक ही सीटी या कीटी नजर आते हैं, तो इसलिए हम इसे ओलिगोकीटा का नाम देते हैं. लेकिन जो मेरे पास हाइरोडीनिया है और हिरोडीनिया है, इसके पास कोई ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन नहीं है. राइट? तो ये है बेसिकली नेम की वजह हमारे पास. एंड देन नाउ वी वांट टू कंपेयर द हेड्स. तो अगर आप लोग इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को देखोगे तो ये हमने नंबर 1 ग्रुप पीछे रखा है इसको, बिकॉज के सेफलाइजेशन के लिहाज से सबसे डिस्टिंक्ट स्फेलिक रीजन हमारे पास पॉलीकेट्स में नजर आता है. और आपको ये वाली बात भी बतानी है कि सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिज्म है वो पॉलीकेट्स में पाए जाते हैं, और परहैप्स ये टोटल एनालिड का 2/3 है. 2/3 ऑफ ऑल एनालिड्स. सो इट इज अ वेरी ह्यूज ग्रुप, और इट इज शोइंग अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर. तो इसलिए हमने इसे इन सारी बातों की वजह से नंबर 1 पे डिस्कस किया है. राइट? अगर मैं देखूं इनके हेड को, तो मैंने बोला है कि इट इज मोस्ट distinct group because it is very much intellectual, you can say intelligent, because it has got more number of spare neurons. तो इसलिए आप सब लिखेंगे कि it has got a distinct head, it has got a distinct head, and it is provided with nothing other than eyes. एंड देन इट हैज पेल्प. आपको पता होगा कि माउथ के अराउंड जो पार्ट है, स्पेशलाइज्ड मॉडिफाइड पार्ट फॉर द ग्रैबिंग ऑफ द फूड इज कॉल्ड एज द पेल्प. और अगर जो अब लास्ट टाइम देखे, जो इसमें एक और चीज अल्लाह ताला ने गिवन दी है इन चीजों को, जिसे नवाजा है, दैट इज द टेंटेकल्स. तो इस लिहाज से ये बड़ा अच्छा ग्रुप है, बिकॉज के एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ये एनालिड का सबसे ज्यादा इवॉल्व्ड ग्रुप है. क्या क्या प्रेजेंट है इसके पास? एक proper distinct head, cephalization is at peak, and then it has got the eyes, pulp and tentacles. तो इस लिहाज से ये अगेन बोल रहा हूँ सबसे एडवांस ग्रुप है. और अगर आप इनके सेक्सेस की बात करें तो इनके सेक्सेस बिल्कुल सेपरेट हैं, अलग-अलग पाए जाते हैं. इनके अंदर हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म हम लोगों को नहीं मिलते. और जैसे मैंने पहले बोला था कि इन ऑर्गेनिज्म का जो ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन है दैट इज बेसिकली पैरापोडिया, और जो पैरापोडिया है उनका नंबर एक सेगमेंट पे एक से ज्यादा है. राइट? तो अगर आपने इनसे मुलाकात करनी हो, आपने इनसे मिलने जाना हो, तो यू हैव टू डाइव इनटू द ओशन, बिकॉज नन ऑफ देम एग्जिस्ट ऑन द बट fresh water or on the land. So they are exclusively, I'm going to write the word exclusively marine. ये तो exclusively marine है, और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि these are the largest group. ये हमारे पास सबसे बड़ा ग्रुप है किसके अंदर?
एनालिड्स में। और अगर आप लोग इनके लार्वी की बात करें तो यस, दे आर कैपेबल ऑफ डेवलपिंग अ लार्वी एंड दैट वेरी लार्वी इज कॉल्ड एज ट्रोकोफोर। आपको पता है कि ट्रोकोफोर बहुत ही एक्टिव स्विमर लार्वी होते हैं, देयरफॉर इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑन द फेस ऑफ अर्थ। And last but not the least, so the examples, so we have got two examples for this, you can say, group. One of them is very famous, very famous Nereis, and other one is Ketoteris. बहुत से लोग इसे Ketoteris भी बोलते हैं, but मेरे अपने ख्याल में इसका नाम Ketoteris होना चाहिए, because PT usually हम इकट्ठा नहीं बोलते. So Ketoteris is an example of this very group. And now we want to move to the next group, and that is called as Oligochaeta. जैसे मैंने बताया कि इस पर्टिकुलर ग्रुप की जो सेगमेंटेशन है ये दो तरह की हो सकती है, यानी कि ये एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी हो सकती है, दोनों चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। और लेकिन आपको पता है कि अगर हम एक्सटर्नल होंगी तो फिर डेफिनेटली पार्टीशन डीप इनटू द ऑर्गन्स नहीं होगी, बल्कि सरफेस के ऊपर ही, हर सेगमेंट के ऊपर एक्स्ट्रा लाइंस पड़ी होंगी। सो दिस इज द बेसिकली diagnostic feature of the oligochaetes. अगर मैं इसके हेड की बात करूं तो इट इज नॉट दैट डिस्टिंक्ट। मैंने आपको बोला था कि हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे तो हमें बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट हेड नजर आया था, जिसकी अपनी आईज थी, पैप्स थे, टेंटिकल्स थे, लेकिन ऐसी चीज मुझे यहाँ पे नजर नहीं आती। सो हेड इज नॉट दैट डिस्टिंक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कम हो गई है। इट इज नॉट द केस। डिस्टिंक्ट head is not that distinct, इतना ज़्यादा वाज़ेह नहीं है। और अगर मैं इनके सक्सेस की बात करूँ तो yes, they have got the both genders in the same organism, therefore we love to call them as hermaphrodites, right? और अगर आप लोग इनके organ of locomotion की बात करें तो they are not parapodia, rather they are CT। अगर आप इन ऑर्गेनिज्म को क्या करें माय डियर स्टूडेंट्स, उल्टा डालें, मींस आप इनकी वेंट्रल साइड ऊपर कर लें। अगर वेंट्रल साइड उस ऊपर करेंगे और आप लोग इसके ऊपर हाथ फेरेंगे फ्रॉम द एनल एंड टू द ओरल एंड और एब ओरल एंड टू द ओरल एंड, तो आपको प्रॉपर इसके अंदर जैसे कांटे होते हैं, स्पाइक्स होती हैं, सारी चीजें नजर आएंगी। एंड दीज पर्टिकुलर स्पाइक्स दे आर डायरेक्टेड बैकवर्ड। तो इन बैकवर्डली पॉइंटेड यू कैन से ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन को हम लोग नाम कह देते हैं सीट। तो यूजुअली एक सेगमेंट के ऊपर एक होती है, therefore we call it as ओलिगोकीटा। और ऑर्गेनिज्म हमेशा शो करते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट, लिहाजा इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर किसी किस्म का कोई लार्वा एग्जिस्ट नहीं करता। सो नो लार्वा एट ऑल। तो हम यहाँ पे बड़ा साइकिल लिख सकते हैं नो, कि यहाँ पे लार्वा एग्जिस्ट नहीं करता। एंड दे शो आर डायरेक्ट डेवलपमेंट, ये बात आप लोगों से पहले हो चुकी है। दे शो डायरेक्ट डेवलपमेंट। और अगर हम लोग बात करें इनकी एग्जाम्पल्स की तो वी हैव गॉट टू वेरी फेमस एग्जाम्पल, यू नो वेरी वेल। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज लैम्ब्रिकस टेरेस्ट्रिस। स्पेल लिखते हैं आप लोगों के लिए, इज़ा थोड़ा सा बढ़ा के लिख देते हैं आप लोगों के लिए, लैम्ब्रिकस। And then I should in fact write in small letter because जो स्पेसिफिक नेम है वो हमेशा लोअर केस लेटर में लिखा जाता है। बट आप ये समझे कि मैंने तमाम को अगर हर अपर केस में लिखा है तो सब मैं इसको छोटा लिखूंगा। सो दिस पर्टिकुलर लैम्ब्रिकस टेरेस्ट्रिस, राइट। तो आप ये इमेजिन करें कि मैंने ये सारे वर्ड यहाँ से वर्ड सारे ही लोअर केस में लिखे हुए हैं, तब आपको ये बात समझने में आसानी होगी। यू नो वेरी वेल कि किसी भी जीनस का पहला नाम हमेशा बड़ा लिखा जाता है और दूसरा लेटर हमेशा छोटा लिखा जाता है, राइट। तो इसका पूरा नाम हो गया मेरे पास लैम्ब्रिकस टेरेस्ट्रिस। और इसके अलावा जो दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल, इसमें कोई डिफिकल्ट सी बात नहीं है। फ्रेटिमा, दैट इज वेरी फेमस अर्थवर्म। इसका नाम हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, फ्रेटिमा, PHERETIMA, फ्रेटिमा पोस्थ्यूमा, राइट। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए कि आपने इमेजिन करना है कि जरा जीनस का नेम है, इसको कैपिटल से शुरू किया हुआ है और ये लोअर केस लेटर है,
because it is a specific name. And now we want to discuss quickly wind up this particular topic. We want to discuss Herodia, last group of the you can say annelids. और अगर हम इसकी सेप्टेशन की बात करें तो इनके अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं दे आर फिक्स्ड. नंबर ऑफ सेगमेंट्स आर फिक्स्ड. तो आई मस्ट राइट विद द कलर के नंबर ऑफ सेगमेंट्स आर फिक्स्ड. हाउएवर you can say कि number of internal and external segments they are there. We can find external segmentation and we can find internal segmentation. दोनों किस्म की segmentation नजर आती है हम लोगों को. और अगर मैं इसकी हेड की बात करूं तो इट इज नॉट डिस्टिंक्ट, रादर इसमें कुछ है ही नहीं है. हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि अल्लाह ने इनको कुछ अडेप्टेशन दी है जिसके बारे में मैंने आपसे कल डिस्कस किया था कि हाँ हमारे पास इसके हेड रीजन में हमें कर्टनस जॉस नजर आते हैं. और अगर मैं इसे कर्टनस जॉस की बात करूं तो ये बहुत ही कमाल मटेरियल से बने हुए हैं. ये बहुत हल्के हैं लेकिन बहुत स्ट्रांग हैं. तो आजकल इंजीनियर्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर मटेरियल को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बहुत लाइट हो लेकिन बहुत स्ट्रांग हो. तो इस पे बहाल दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस ऑर्गेनिज्म. और फिर आपको ये बात भी बताई थी मैंने कि इनके हेड रीजन में बहरल एंटीकोएगुलेंट भी प्रेजेंट है. इस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा एडवांस है. लेकिन अगर मैं बात करूं इनके अंदर सेंसोरियल्स की, मीन सेंस ऑर्गन्स की, तो वो वाले सेंस ऑर्गन्स हमें यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं. राइट. एंड नाउ वी वांट टू डिस्कस द सेक्सेस. तो दे आर हर्माफ्रोडाइट्स. दे आर बेसिकली हर्माफ्रोडाइट्स. hermaphrodites. Right, and now we want to see their locomotion. डिस्कस हुआ है आप लोगों से, कल भी डिस्कस किया था कि आप मेरे हाथ पे चलती हुई डेफिनेटली आप लोगों ने लीच को देखा था. तो इस वाले केस में दे डोंट हैव एनी ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, सो नो लोकोमोटरी ऑर्गन. और इसके लिहाज से मैंने आपको बताया था कि इसके पास बहरहाल बॉडी के मसल्स प्रेजेंट हैं और डिस्क प्रेजेंट है. इन डिस्क की वजह से अपने को मूव भी करवा सकता है और अपने हॉर्स के साथ अटैच भी करवा सकता है. जहाँ तक बात करेंगे इनके लार्वी की तो यस दे हैव गॉट अ डिस्टिंक्ट लार्वी. और उस डिस्टिंक्ट लार्वी को हम लोग नाम कह देते हैं जाहिर है वही ट्रोकोफोर लार्वा. रीजन बहुत डिस्कस हुई आप लोगों से कि हम इसे ट्रोकोफोर क्यों देना चाहते हैं, व्हाई वी वांट टू मेक इट एक्टिव स्विमर. और अगर हम एग्जांपल की बात करें तो नन अदर देयर इज नो मैच यू कैन से ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म. और इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नाम मेरे पास क्या है, हेरोडिनिया मेडिसिनालिस. हेरोडिनिया मेडिसिनालिस. राइट. और आपको पता है कि ये जो हेरोडिनिया मेडिसिनालिस है इसकी कोई मेडिकल इंपॉर्टेंस है, इसीलिए हम इसे मेडिसिनालिस बोलते हैं. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुनिया से आने से भी कोई 30-40 साल पहले ये जो ऑर्गेनिज्म था इट वाज बीइंग यूज्ड बाय द यू कैन से उस वक्त के हुक्मा. डॉक्टर्स तो नहीं थे उस टाइम पे, जो हुक्मा लोग थे, हकीम लोग थे, वो इसको इस्तेमाल करते थे. उन पर्टिकुलर वुंड्स को यूज़ करते थे, उन पर्टिकुलर वुंड्स के ऊपर जो ठीक नहीं हो रहे थे, जिससे आप लोग समझ लें कि आज हम उनको ट्यूमर समझते हैं, कैंसर समझते हैं. तो उन पर्टिकुलर ट्यूमरोजेनिक टिश्यू को एनगल्फ करने के लिए हम उन जख्मों के ऊपर इन लीचेस को लगा देते थे. और लीचेस को ने कमाल एंजाइम सिस्टम दिया है जो इन पर्टिकुलर सेल्स को डाइजेस्ट कर देता था. राइट. तो इस तरीके से हम इन ऑर्गेनिजम्स को जो ट्यूमर का शिकार होते थे उनको शिफा देने के लिए इन लीचीज को इस्तेमाल करते थे. और लीचीज को जो हमारे चाइनी तबा लोग हैं, हुक्मा लोग हैं, वो आज भी डिफरेंट मेडिसिन में इस्तेमाल कर रहे हैं. लिहाजा इसका नाम हमारे पास क्या है, हेरोडिनिया मेडिसिनालिस. लेकिन हम चूँकि ज़ाहिर है इंसान है तो हम हर चीज़ को ज़रा सा फ़ायदा नज़र आए तो हम बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर लेते हैं. तो एक वक्त ऐसा भी आया कि जब इन पर्टिकुलर लीचीज को इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया गया कि ये तकरीबन एक्सटिंक्ट होने वाली हो गई थी. So that is a part of the game. तो अब हम इन सारी बातों को करने के बाद आपसे ये उम्मीद रखेंगे कि आप इनमें से इंपॉर्टेंट बातों को अपनी माइंड में जगह देंगे. और जब पेपर आएगा तो आप उस पेपर में पर्टिकुलरली वो बातें ज़रूर लिखेंगे जो आप लोगों की बुक का हिस्सा हैं. और अदर जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उनको अपने माइंड में रखिएगा सो दैट यू मे फाइंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप इन योर डेली लाइफ. जैसे कि एग्जाम्पल दी आप लोगों को इंजीनियर्स की, इंजीनियर्स भी इंटरेस्टेड है इन दिस ग्रुप में और किस लिहाज से मैं डिस्कस किया आप लोगों के साथ. और इन सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को आपके माइंड में ट्रांसफ़र करने के बाद